यहाँ पे हम लोग वेव्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग वेव्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको सभी फॉर्मूलाज इंटैक्ट होने चाहिए। अगर आपके सभी फॉर्मूलाज इंटैक्ट नहीं है या थ्योरीज इंटैक्ट नहीं है, तो सबसे पहले अपनी थ्योरी कंफर्म कीजिए और तब वेव के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू होते हैं। जितने भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हमें कुछ गिवन होता है और जो हमसे पूछा जाता है वहां तक हमें फॉर्मूलाज के थ्रू पहुंचना होता है। तो इसी के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक ट्रांसवर्स वेव है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी 0.2 किलोग्राम पर मीटर है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब 1 मीटर का मास एंड दैट इज 0.2 किलोग्राम। और हमें वेव की इक्वेशन दी है, हमें टेंशन पूछी गई है। हम सबसे पहले इस वेव की इक्वेशन को जनरलाइज वेव की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। जनरलाइज वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0.05, ओमेगा इज 420 एंड k इज 21 एंड लीनियर मास डेंसिटी से अगर हम उसको लीनियर मास डेंसिटी d से अगर हम दिखाते हैं तो दैट इज 0.2। हमें मालूम है कि अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है तो हम v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। t हमें निकालना है, म्यू हमें गिवन है और v हमें पता नहीं है। लेकिन v का एक और फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन के फॉर द वेव वेलोसिटी। तो इस तरह से हम पुट करके t को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ओमेगा अपॉन के इज अंडर रूट टी अपॉन म्यू। और जब आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो आंसर यू विल गेट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक वायर है जिसकी डेंसिटी है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लीनियर मास डेंसिटी में और डेंसिटी में इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए लीनियर मास डेंसिटी जैसे मैंने आपको बताया दैट इज द मास ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर, तो दैट मीन्स लेंथ इज 1 मीटर into cross sectional area, this will be the volume of 1 meter wire into density. So linear mass density is actually AD and that is given as 9 gram per centimeter cube. इस वायर को हम लोग दो क्लैंप के बीच में रखते हैं and this wire length is 1 meter. लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए ये वायर दोनों एंड पे नॉट बनाते हुए कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर सकती है। एंड जब ये ऑसिलेट करती है तो इसमें एक एक्सटेंशन आ जाता है दैट इज डेल्टा एल विच इज 0.05 सेंटीमीटर। तो हमें लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज पे कैलकुलेट करनी है और गामा हमें दिया है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 10, दिस इज द गामा। अगर हम लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है पीवी बाय 2एल, वेयर पी इज द नंबर ऑफ लूप्स। फिलहाल इसके अंदर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो एक ही लूप बनेगा एंड दैट इज वी। वी हमें पता नहीं है लेकिन लेंथ हमें पता है 1 मीटर, सो 1 अपॉन 2एल अंडर रूट टी बाय म्यू। अगेन टी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस इज टी अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एन। अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो ये बन जाता है गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल एंड म्यू। म्यू हमें यहां से मालूम है कि म्यू इज इक्वल टू एडी। तो हम देखते हैं कि एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाता है और ये हमें दिया हुआ भी नहीं था, तो वैसे भी ये कैंसिल आउट हो गया है।
So that is 1 upon 2L under root gamma delta L upon L into T. और ये सभी वैल्यूज हमारे पास है. अगर हम इनको पुट करते हैं तो देन वी गेट द आंसर एज 35 हर्ट्ज. यहां पे पुट करते हुए एक बात का ध्यान रखिए कि ये सभी यूनिट्स एमकेएस सिस्टम में होनी चाहिए. फॉर्मूलाज बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन, वाटर की जो रिपल्स बनती हैं उन रिपल्स की वेलोसिटी इज 0.21 मीटर पर सेकेंड. वेवलेंथ हमें दी है दैट इज 15 इंटू 10⁻³ मीटर. एम्पलीट्यूड हमें दिया है दैट इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर. और मैक्सिमम वेलोसिटी हमसे पूछी है. मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए. यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी उसने हमसे पूछी है. ए हमें मालूम है, ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है. ओमेगा चूंकि हमें v और लैम्डा दिया है तो हमें ओमेगा को v और लैम्डा में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा. ओमेगा का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है. ओमेगा इज जैसे हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के. सो ओमेगा इज इक्वल टू v इंटू के. दैट इज v इंटू 2 बाय लैम्डा. v भी हमें मालूम है, लैम्डा भी हमें मालूम है. तो अगर हम इसको यहां पे पुट कर देते हैं तो दिस बिकम्स 2 v अपॉन लैम्डा इंटू ए. और अगर हम इन सबको एमकेएस सिस्टम में रखते हैं तो देन वी विल गेट आंसर एज 0.44 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 4, इंटेंसिटी लेवल 60 डेसिबल है. अगर एक बंदा एक रूम के अंदर बात कर रहा है लेकिन हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. अगर एक पर्सन बात करता है तो 60 डेसिबल है. अगर 8 लोग बात करेंगे तो 8 टाइम्स एनर्जी एमिट होगी. दैट मीन्स I2 यानी जब 8 लोग बात कर रहे हैं तब कितनी एनर्जी एमिट होगी, दैट इज इक्वल टू 8I1. लेकिन डेसिबल में कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 10 log base 10 I2 अपॉन I1. यहां पर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इनिशियल इंटेंसिटी के साथ. सो L2 माइनस 60 डेसिबल विच इज गिवन टू अस 10 log base 10 I2 अपॉन I1 दैट इज 8. और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स टू 69 डेसिबल. Next we talk about question number 5. Fundamental frequency of a closed organ pipe is same as the first overtone frequency of an open pipe. और लेंथ ऑफ पाइप हमें दिया है 50 सेंटीमीटर. तो हमें लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप बतानी है. हम सबसे पहले ये देखते हैं, समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस कैसे होती है. अगर हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो यहां पे pth ओवरटोन उसका फॉर्मूला होता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2p + 1 v अपॉन 4l. एंड माइंड इट कि जब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं उस टाइम पे p इज इक्वल टू 0 हो जाता है. तो इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन 4l. इसी तरह से
जब हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, तब pth ओवरटोन का फॉर्मूला होता है p प्लस 1 v अपॉन 2l। और जब हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तब p इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v अपॉन 2l। एंड फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे इसमें, तो दैट मीन्स v अपॉन l। तो उसने हमें ये दिया है कि v अपॉन 4l, l in case of closed pipe is equal to v upon l, l in case of open organ pipe, क्योंकि ऑफ कोर्स ये दोनों पाइप अलग अलग हैं। दैट मीन्स एल सी इज इक्वल टू एल नॉट एल ओ अपॉन 4। और यहां से हम लोग रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसने ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ हमें दी है 50 सेंटीमीटर। सो एल सी वी कैन कैलकुलेट, दैट विल कम टू 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हम लोगों को 11th क्लास में कराया जाता है। ये हमारे 11th क्लास के प्रैक्टिकल्स में है। रेजोनेंस ट्यूब के अंदर एक होता है करेक्शन फैक्टर। मैं आपको बता देता हूं कि करेक्शन फैक्टर क्या होता है, जिसको हम एंड करेक्शन बोलते हैं। अगर रेजोनेंस ट्यूब जिसके अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ है, इसका मतलब वो एक एंड पे ओपन है। अगर वो सिर्फ एक एंड पे ओपन है तो तब हम इसके अंदर एक करेक्शन फैक्टर लगाते हैं, विच इज एक्स। क्योंकि प्रैक्टिकली एंटी नोड एग्जैक्टली एंड पे नहीं बनता है, एंड से थोड़ा सा ऊपर बनता है, और ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम करेक्शन फैक्टर एक्स बोलते हैं। तो यहां पे जब फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ हमें मिलेगी और सेकंड रेजोनेंट हमें लेंथ मिलेगी, तो उसका फॉर्मूला होगा L1, दिस इज L1। अगर ये फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ है तो L1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 फॉर द फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। एंड सेकंड के लिए L2 प्लस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। और इसी x को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को ये दो लेंथ चाहिए होती हैं। तो दैट मीन्स 3 lambda by 4, sorry, that means L2 minus L1 is equal to lambda by 2। इसको हम यहां से lambda कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें L2 L1 दोनों दी हुई हैं। एंड देन इस lambda की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट x विल कम टू 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी डू क्वेश्चन नंबर 8, ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज एंड सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट को हम मेल्डीज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में हम सोनोमीटर को दो पोजीशन में प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स अरेंजमेंट। जब भी हम ट्रांसवर्स अरेंजमेंट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है P is the number of loops, and longitudinal arrangement
तो एनीवे यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट है नॉर्मली हम लोग ट्रांसवर्स अरेंजमेंट ही लेके चलते हैं। तो ट्रांसफर अरेंजमेंट में हम ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, यानी अगर आप टेंशन इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब आप टेंशन इंक्रीज करते हैं और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो देन बीट्स रिड्यूस हो जाती हैं। इसका मतलब जो सोनोमीटर की वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा कम है। यहां पे दो ऑप्शन पॉसिबल थे, या तो 512 प्लस 6 सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी के लिए, या फिर 512 माइनस 6। लेकिन जब टेंशन को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है। इससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन 2 is correct and this option is wrong. So answer is 512 minus 6, that is 506 hertz. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक इंजन ड्राइवर जो एक वॉल की तरफ मूव करता है, ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है, लेकिन एक डिफरेंट वे में। देखते हैं कैसे। डॉपलर इफेक्ट का सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर्मूला इज जब साउंड वेव्स एमिट होती हैं उस टाइम पे ऑब्जेक्ट और सोर्स की क्या वेलोसिटीज हैं वो हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि साउंड वेव्स किस तरह से मूव करती हैं। साउंड वेव्स एक्चुअली इस तरह से मूव कर रही हैं। यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये साउंड वेव्स वापस आती हैं और इस इंजन ड्राइवर को फिर से सुनाई देती हैं। लेकिन ये वेव चूंकि रिफ्लेक्शन के बाद है तो हम डायरेक्शन के लिए रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन को नहीं लेंगे, हम सिर्फ इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन को ही लेके चलेंगे। सो अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स भी इंजन ही है और लिसनर वो भी इंजन ड्राइवर ही है। दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए हम लोग दोनों को पॉजिटिव में पुट करेंगे, दैट इज एफ इज 12 350 प्लस 50 upon 350 minus 50, and that comes to this is 1.2, that comes to 1.6 kilohertz. क्वेश्चन नंबर 11, टू ट्रेन्स जो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी जो टोन की है वो चेंज हो जाती है 9/8 टाइम्स। तो हमें हर ट्रेन की स्पीड बतानी है। फिलहाल दोनों ट्रेन की जो साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है, ट्रेन की स्पीड हमें नहीं मालूम है, लेकिन सेम है ये हमें मालूम है। तो देन मान लीजिए इसकी स्पीड है v और इसकी स्पीड भी v है। जब दो ऑब्जेक्ट सेम साउंड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तब डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू v माइनस vs अपॉन v माइनस vo अपॉन v माइनस vs। और हमें पता है कि ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है 9/8 टाइम्स, दैट इज न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू v माइनस vo अपॉन v माइनस vs, दैट इज 9/8। v हमें दिया हुआ है 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हम देखते हैं कि जब साउंड ऐसे मूव कर रही है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उसके अपोजिट है, दैट मीन्स प्लस v, एंड 340 माइनस
सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वो हम देखते हैं साउंड की डायरेक्शन में ही है, तो इसलिए माइनस वी। यहां से अगर हम वी कैलकुलेट करते हैं, दैट कम्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अ पर्सन कैन हियर फ्रीक्वेंसीज ओनली अप टू 10 किलो हर्ट्ज। अगर वो 10 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है, दैट इज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो वो सुन सकता है, और एक स्टील पियानो वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 ग्राम मास की है, तो यहां से हम म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट म्यू विल बी किलोग्राम अपॉन लेंथ। So that comes to 0.01 kilogram per meter cube. Next is tension is 400 Newton. तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ हाईएस्ट ओवरटोन जो पर्सन सुन सकता है। हमें ये पता है, जैसे मेल्डीज एक्सपेरिमेंट मैंने आपसे पहले भी बात की, पियानो वायर के अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज P बाय 2L अंडर रूट T बाय M। दैट मीन्स जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकती है P maximum, that will be equal to 2ln under root m by t, और n जो पर्सन सुन सकता है दैट इज 10 किलो हर्ट्ज। अगर हम सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो देन वी गेट P मैक्सिमम इज इक्वल टू 50। ये तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमें ओवरटोन बताना है। हमें पता है कि पहला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। तो अगर 50 मैक्सिमम है, तो ओवरटोन विल बी 50 minus 1, that is 49. So answer is 49. Question number 15. A string fixed at both ends vibrate in a resonant mode with a separation of 2 centimeter between the consecutive notes. हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। हमें यहाँ पे ये नहीं दिया है कि इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें काफी सारी नोट्स बनती हैं। मान लीजिए ये सिचुएशन है, दो नोट्स के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, और अगर n नोट्स बनती हैं, तो इसका मतलब n लूप्स बनते हैं अगर, तो इसका मतलब n इंटू 2, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर। फिर वो बोलता है कि नेक्स्ट हायर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में, यानी जब फ्रीक्वेंसी n+1 हो जाती है, तब सेपरेशन रिड्यूस टू 1.6 सेंटीमीटर, यानी n+1 इंटू 1.6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू l, यानी 2n इज इक्वल टू 1.6 इंटू n+1। यहां से आप n कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी एक में n की वैल्यू पुट करके लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। टू ओपन ऑर्गन पाइप जिनकी फ्रीक्वेंसीज है n1 और n2, उनको हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नए पाइप की हमें बतानी है। जब भी कभी हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं, तो दोनों की लेंथ एडअप हो जाएगी। तो हम सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, n1 इज इक्वल टू v अपॉन 2l1, अगर फर्स्ट पाइप की लेंथ l1 है तो, और n2 इज इक्वल टू v अपॉन 2l2। बाद में अगर फ्रीक्वेंसी n हो जाती है, तो देन दैट विल बी इक्वल टू v अपॉन 2 l1 प्लस l2। यहां से अगर हम l1 कैलकुलेट करते हैं, दैट कम्स टू 2n1 अपॉन v, and L2 comes to
सॉरी 2v अपॉन n1, 2v अपॉन n2 and L1 plus L2 is equal to V upon 2n. So that means V upon 2n1 plus V upon 2n2 is V upon 2n. That means 1 upon n is equal to 1 upon n1 plus 1 upon n2. तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन टू कोहेरेंट साउंड सोर्सेज इज 4:1. कोहेरेंट साउंड सोर्स हम इसको बोलते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी, फेज सब कुछ मैच करता है, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं. तो यहाँ पे इंटेंसिटी I1 अपॉन I2 दैट इज 4/1, और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर. दैट मीन्स A1 अपॉन A2 is 2:1. मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी. जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं और डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड माइनस हो जाते हैं. दैट मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी व्हेन दिस विल बी A1 plus A2 whole square and minimum will be A1 minus A2 whole square. That is 2 plus 1 whole square upon 2 minus 1 whole square. क्योंकि हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, upon A1 upon A2 minus 1 whole square. So that comes to 9/1. लेकिन हम लोग जानते हैं कि डेसिबल का फॉर्मूला होता है L is equal to 10 log base 10 I upon I naught. I naught is actually hearing range of human being, जहाँ पे वो सुन सकते हैं, that is 10 to the power minus 12. तो यहाँ पे लेकिन हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच में डेसिबल का डिफरेंस निकालना है. तो L2 minus L1 is 10 log base 10 I maximum upon I naught minus 10 log base 10 I minimum upon I naught, and that is 10 log I maximum upon I minimum, that is 10 log 9. और इस तरीके से हम लोग इसको हम 20 log 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज 10 log 3 square, that is 20 log 3. So answer is B. क्वेश्चन नंबर 23. हमें वेव इक्वेशन दी है, दैट इज y is equal to 5 sin 10 pi t minus 0.01 x. इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 5 sin 10 pi t minus 0.1 pi x. और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जनरलाइज वेव इक्वेशन से, विच इज a sin omega t minus kx, then omega will be 10 pi, k is equal to 0.1 pi. That means velocity of wave will be equal to omega by k. लेकिन हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालना है. फेज डिफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक पाथ डिफरेंस और एक फेज डिफरेंस. पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में जो रिलेशन होता है
ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा into delta x, where delta x is path difference and delta phi is phase difference. So that is equal to 2 pi by lambda. हमें पता है कि k is 2 pi by lambda, तो that is 0.1 pi into delta x, which is 10 upon 100. Sorry, 10, because already ये मीटर में है, तो that is pi. Option is B. Let's do question number 25. Question number 25 में ये स्टेशनरी वेव के ऊपर बेस्ड है। स्टेशनरी वेव अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो तब y इज इक्वल टू 2a cos x sin ओमेगा t, ये फॉर्मूला होता है। और अगर ये रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तब यही फॉर्मूला -2a sin kx cos ओमेगा t होता है। यहां पे kx, अगर हम जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी है उसको देखते हैं तो दैट इज y इज इक्वल टू 0.02 cos pi by 2 प्लस 50 pi t cos 10 pi x। इसको अगर हम मॉडिफाई करके लिखते हैं, हमें पता है कि cos pi by 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस 0.02 साइन 50 pi t cos 10 pi x। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैच करती है, हालांकि इसमें माइनस साइन है, दैट शोज कि वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये फर्स्ट इक्वेशन से मैच करती है जहां पे साइन ओमेगा टी एंड कॉस के एक्स है। अगर हम ये बोलते हैं कि एंटी नोड 0.3 पे अकर होती है, पहले हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं। सो ऑप्शन ए के लिए x इज 0.3, अगर हम 0.3 पुट करते हैं तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू माइनस 0.02 साइन 50 पाई t cos 3 पाई, दैट इज cos 3 पाई। हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू -1 होगी, और -1 यानी cos की मैक्सिमम वैल्यू के लिए है, क्योंकि cos की जो वैल्यूज हो सकती है वो -1 +1, तो वहां पे हमेशा एंटी नॉट बनेगी, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ रिलेट हो जाती है k के साथ, क्योंकि k का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। अगर हम कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन को और ओरिजिनल इक्वेशन को, तो देन k विल बी इक्वल टू 10 पाई, दैट मीन्स 10 पाई इज 2 पाई बाय लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी, नोड अकर्स एट 0.15। अगर हम x इज इक्वल टू 0.15 पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में, तो y बिकम्स माइनस 0.02 साइन 50 पाई t cos 0.15 अगर हम पुट करते हैं तो दिस बिकम्स 1.5 पाई, और 1.5 पाई पे हमें पता है कि cos 0 हो जाता है, तो दैट मीन्स y विल बी 0। अगर y 0 हो जाएगा तो वहां पे ऑफकोर्स नॉड क्रिएट हो जाएगी। एंड देन लेट्स चेक द लास्ट ऑप्शन, दैट इज स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव 4 मीटर पर सेकेंड है या नहीं। v इज इक्वल टू ओमेगा बाय
के। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ओमेगा इज एक्चुअली इक्वल टू 50 पाई and k is 10 pi. The speed of the wave is 5 meter per second. That means this option is incorrect. So right answer is C. Question number 27. एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज। जब हम इसको वाटर में प्लेस करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड होती है 1500 मीटर पर सेकेंड, एयर में 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये बताना है कि ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करेगा अगर ऑब्जर्वर खुद एयर में है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके अंदर जो गिवन वैल्यूज हैं उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सोर्स जितनी भी फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा उतनी ही ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, प्रोवाइडेड कि वहां पे डॉपलर इफेक्ट नहीं होना चाहिए जो यहां पे नहीं है। तो इसीलिए जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करेगा दैट विल बी 600 हर्ट्ज ओनली। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 30. Speed of sound wave in a gas in which two waves of wavelength 1 meter and 1.02 meter produce 6 beats per second. देखिए, अगर बीट्स हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखना पड़ेगा। n1 माइनस n2 इज 6, लेकिन हमें ना n1 पता है ना n2 पता है। हाँ, हमें वेवलेंथ जरूर पता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। लैम्डा 1 हमें दिया है, लैम्डा 2 हमें दिया है, तो हमें v कैलकुलेट करना है एंड दैट वी कैन डू। सो v विल कम टू 306 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास m है और वो वर्टिकली हैंग हो जाती है एंड उसमें से हम एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी स्पीड वेरी करती है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर कोई रोप वर्टिकली हैंग होती है तो उसमें स्पीड वेरी क्यों करेगी। देखिए, मान लीजिए इस रोप की लेंथ है l, मास है m, तो देन मास पर यूनिट लेंथ will be equal to m by l, that is lambda is mass per unit length। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी वेट हैंग हो रखा है वो सिर्फ इस वायर का है। एंड अगर ये वायर मान लीजिए x डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट अगर x डिस्टेंस पे है, तो इस वायर का जो मास होगा वो होगा m by l इंटू x। दैट मीन्स यहां पे टेंशन होगी m by l इंटू x इंटू g। चूंकि x वेरी करता है तो इसलिए टेंशन वेरी करती है एंड वेलोसिटी टेंशन के साथ रिलेटेड होती है। हमें पता है कि वेलोसिटी इज p बाय 2l अंडर रूट t बाय म्यू। यहां पे p l म्यू ये सब फिक्स है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t। अगर हम x के साथ रिलेशन देखते हैं तो v is directly proportional to root x, क्योंकि t is proportional to x that we have seen, तो that means v is directly proportional to root x। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो मैं आपको ग्राफ रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, हमें v is equal to v is proportional to root x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट इज v is equal to k root x। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर x। k स्क्वायर एक कांस्टेंट है, दैट मीन्स दिस गिव्स मी कि ये ग्राफ एक पैराबोला होगा। चूंकि v की वैल्यू प्लस या माइनस पुट करने से x के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा।
अगर हम इसको v वर्सेस x में ड्रॉ करते हैं तो देन दिस पैराबोला विल बी लाइक दिस, क्योंकि v की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, ऊपर या नीचे, x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, लेकिन अभी भी ये ग्राफ करेक्ट नहीं है, क्योंकि v इज इक्वल टू के रूट एक्स। यहां पे आप देख सकते हैं कि v की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होंगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। x की वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, लेकिन v की वैल्यूज भी हमेशा पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव कभी नहीं आएंगी। तो इसलिए ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है एंड सिर्फ ये पार्ट रह जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हर्ट्ज, वो हम वाइब्रेट करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप पे। क्लोज ऑर्गन पाइप में जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सब की सब एयर में प्रोड्यूस होती है, और यही इसके अंदर लॉजिक है। क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू V अपॉन 4L, लेकिन ये V हम अंडर रूट T बाई M नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग में नहीं है, देयर इज नो टेंशन। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला कुछ ऐसे पुट करेंगे, यहां पे हम वेलोसिटी जो एयर के अंदर होती है उसको पुट करेंगे, दैट इज गामा आर टी अपॉन एम। तो यहां से हम देखते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स F1 अपॉन F2 इज अंडर रूट T1 अपॉन T2, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि F2 अपॉन F1 इज अंडर रूट T2 बाय T1, और टेम्परेचर हम सिर्फ 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं, यानी F2 अपॉन F1 इज T1 प्लस 1 अपॉन T1 रेज टू द पावर 1 बाय 2। यहां पे हम बाइनोमियल करेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर राइज इज वेरी लेस, तो दैट मीन्स 1 प्लस 1 अपॉन T1 रेज टू द पावर 1 बाय 2, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 2T1। और इसमें जब आप T1 की वैल्यू 300 केल्विन पुट करते हैं तो देन आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि F1 आपको दिया है 10 किलो हर्ट्ज। सो देन फ्रीक्वेंसी कम्स टू 16.67 किलो हर्ट्ज। Sorry, change in frequency is 16.67 hertz. Question number 45. A traveling wave is partly reflected and partly transmitted. अगर ये बाउंड्री है जहां पे एक वेव आती है, ट्रांसमिट हो जाती है एंड रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो यहां पे अगर ये मीडियम 1 है, सो दिस इज मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाने पे डेंसिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं, तो इसलिए स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन मीडियम 1 में ही दोनों की स्पीड सेम रहेगी। दिस एम्पलीट्यूड इज AI एंड रिफ्लेक्टेड, दिस एम्पलीट्यूड इज AR एंड दिस इज AT। हम AI अपॉन AT इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन AI और AR इसके बारे में बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों मीडियम 1 में है। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमें दिया जाता है, कंप्लीट फॉर्मूला, दैट इज हाफ रो V ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, V is velocity, omega angular frequency, and A is amplitude। चूंकि ये दोनों के दोनों मीडियम 1 में ही है, AI और AR, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि I of incident and I of reflected is AI upon AR whole square।
So that means option A is correct.